शहर के अंदर जो गुंडागर्दी चल रही है, जो सालों से गुंडागर्दी चल रही है, गुंडे लोगों का जो राज शहर को तबाह कर रहा है, वो उसके खिलाफ हमको मोर्चा निकालना है। ना पुलिस के खिलाफ, हमको गुंडों के खिलाफ मोर्चा निकालना है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आइए लेते हैं एक मुलाकात भगवान बालेराव जी के साथ में, जो आरपीआई के उल्लासनगर के अध्यक्ष है। अभी हाल ही में आपने कुछ दिन पहले देखा कि कमलेश निकम और बालेराव जी के बीच में कुछ अनबन हुई थी एक सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो केस इतना बढ़ गया। बालेराव जी, 2 तारीख को आपने कहा था कि हम एक विशाल मोर्चा लेके निकालेंगे, वो मोर्चा तो निकला ही नहीं साहब। क्या कारण वो क्यों मोर्चा क्यों नहीं निकला? पुलिस ने हमको रिक्वेस्ट की कि आप हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम हमको सपोर्ट कीजिए, और पुलिस को साथ दिया। पुलिस लगभग कार्रवाई कर रही थी। कमलेश निकम पे उनका वाच था, उनके फ़ोन पे उनकी नज़र थी लोकेशन के ऊपर, और पुलिस ने रिक्वेस्ट किया। पुलिस बोलती अगर नहीं होता है तो तुम बिंदास मोर्चा निकालो। मैंने 307 का कोर्ट में भी डाला है, कोर्ट का अभी तक ऑर्डर हुआ नहीं। कोर्ट का ऑर्डर हमारा आ जाएगा तो 307 लगभग तय होगा, तो वो हिसाब से हमने किया। लेकिन हम मोर्चा निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी, मैं और हमारे सहयोगी जो पार्टियां हैं, सबको साथ लेके हम लोग अधिवेशन के टाइम पे मोर्चा निकालेंगे, क्योंकि अधिवेशन में उसका इफेक्ट ज़्यादा गिरता है। शहर के अंदर जो गुंडागर्दी चल रही है, जो सालों से गुंडागर्दी चल रही है, गुंडे लोगों का जो राज शहर को तबाह कर रहा है, वो उसके खिलाफ हमको मोर्चा निकालना है। ना पुलिस के खिलाफ, हमको गुंडों के खिलाफ मोर्चा निकालना है। जो गावठी दारू धंधे जो चलाते हैं शहर के अंदर, जो अवैध धंधे करवाते हैं, उनके खिलाफ हमको मोर्चा निकालना है। और वो मोर्चा अधिवेशन के कार्यकाल में निकलेगा, और पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आरपीआई और सहयोगी के साथ ये बहुत बड़ा मोर्चा निकलेगा। देखिए बालेराव जी, अभी कल रात को सुनने में से पूरे शहर में खबर थी कि कमलेश निकम ने सरेंडर कर दिया। कुछ लोग बोल रहे गिरफ्तार हुए, कोई बोल रहा है कि भाई सरेंडर हुआ। हकीकत क्या है? कल रात को मेरे सूत्रों से और मेरे को खबर मिली, कमलेश निकम उसके भाई सीजन में भाई के घर पे आया है। रात को जैसा मेरे को मालूम पड़ा वैसा मैंने पुलिस को बताया, ऐसा ऐसा बात है। पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई और उधर भेज दिया और उसको दबोचा। अगर कि सोशल मीडिया को बताया जाता है कि वो सरेंडर होता था तो एंटीसेप्टिक बेल क्यों डालता था? एंटीसेप्टिक बेल का तारीख उसका 9 तारीख है, तो उसके पहले वो सरेंडर क्यों होता था? तो लोगों को गुमराह करने की आदत ये राष्ट्रवादी पार्टी की हमेशा रही है। गिरे तो भी टांग ऊपर, ऐसा जो उनका हमेशा चलता है, तो वो उसके हिसाब से ये हमेशा करते। तो अभी दिखाने का काम करते, लेकिन उसको अरेस्ट पुलिस ने करवाया है, और कल्याण से उसके भाई के घर से अरेस्ट करवाया है, रात को करवाया है, और आज उसको मेरे ख्याल से कोर्ट में पेश करने वाले हैं, किया होगा। तो वो कुछ सरेंडर नहीं हुआ है, उसको पुलिस ने दबोचा है। देखिए अभी तो 307 दाखिल हुआ नहीं है, अभी 326 ही उनके पर है। कल को उनको बेल मिल जाती है और 307 दाखिल नहीं होता है, तो आरपीआई का क्या स्टैंड रहेगा? आरपीआई को फिर आरपीआई स्टाइल में जवाब भी दे गए। मैंने आपको पहले मुलाकात में ही बताया था, आरपीआई कैसा जवाब देती है वो आने वाला टाइम ही बताएगा आपको। लेकिन मेरे को जहाँ तक कानून पर, मेरे संविधान पे मेरा विश्वास है, और हमारे न्यायपालिका पे मेरा विश्वास है, 101% 307 का गुना दाखिल होगा। 307 समझो, जैसे आपकी मांग है 307 गुना दाखिल होना चाहिए, 307 गुना दाखिल हो जाता है तो थोड़ा बेल मिलने में थोड़ी तकलीफ आएगी, और पर चुनाव लग जाते हैं। तो इस चुनाव में महानगरपालिका जो अभी चुनाव लग सकते हैं कभी भी, उस चुनाव के अगर दरमियान अगर उस समय कमलेश निकम अंदर होते हैं, बेल नहीं मिल पाती किसी भी कारण के, 307 में बेल मिलना थोड़ी कठिनाई होती है, तो क्या असर पड़ेगा आने वाले चुनाव के अंदर? आने वाले चुनाव के असर का क्या इश्यू नहीं यहाँ पे, आपके वार्ड में खास करके? मेरे वार्ड में उसकी कोई अहमियत ही नहीं अभी।
वार्ड में जो काम मैंने किया है सब शहर को मालूम है। पिछली बार राष्ट्रवादी और बीजेपी एक साथ थी तभी वो 2 सीट जीती है और मेरी 6300-150 वोट से मेरी दोनों सीटें गिरी है। खास करके उस टाइम पे पैनल में अचानक में 1710 वोट डाले गए जो सिंधी समाज यहाँ पे हमारे रहते हैं लेकिन मेरे वार्ड में नहीं रहते, तो अचानक में 1710 वोट इधर डाल दिए और वो वोट का ऑब्जेक्शन लेने जाता था, इलेक्शन रुकता था मेरा वार्ड का, इसके लिए मैंने ऑब्जेक्शन ज़्यादा लिया नहीं। उसमें से 1040 वोट हो गए, इसके वजह से ये लोग 100-150 वोट से जीत गए 2 सीट। अगर वो नहीं होते थे और वो वोट नहीं डालते थे तो यहाँ पे नज़र भी नहीं आते थे। पिछले चुनाव में इन्होंने चैलेंज किया था सीएम साहब को, तभी सीएम साहब हमारे फडणवीस साहब थे, उनको चैलेंज किया था भगवान भालेराव को मुरबाड़ भेजेंगे, तो वो खुद ही तो इलेक्शन से आउट हो गए। अभी हाल ही में मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनोज लासी जी का मैंने इंटरव्यू किया था, उनके ही गाड़ी में एक अच्छा इंटरव्यू किया था मैंने उनके साथ में। उन्होंने कहा था कि भाई उनको हमें पेड़े खिलानी चाहिए, अगर मैं नहीं छुड़ाता तो बहुत बड़ा कांड हो जाता था। अभी हमने पुलिस को बोला है अगर मनोज लासी का क्या रोल है वो भी देखो, अगर वो खरीद सही में छुड़ाने वाला रोल है क्या मारने वाला रोल है अभी तक वो स्पष्ट नहीं हुआ है। क्या है, कालानी महल में बहुत कैमरे लगे लेकिन कालानी महल ने 2-3 ही कैमरे दिए, सीसीटीवी फुटेज दिया है, तो हम लोग अभी डिप्टी सीएम से मांग कर रहे हैं वो पूरे के पूरे कैमरे का सीसीटीवी फुटेज चाहिए और उसका डिवाइडर चाहिए, उसमें असलियत सामने आ जाएगी। फिर देखते कौन कौन उसमें आता है, छुड़ाने वाला है क्या मारने वाला है, वो सामने आ जाएगा। उन्होंने ऐसे भी कहा था मेरे चैनल पे कि कमलेश निकम जी माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उन्होंने उनके जो नेता है बड़े उन्होंने भी माना कि ये व्यक्तिगत नहीं जाना चाहिए, मुद्दे की लड़ाई होनी चाहिए। तो अगर सही मायने में अगर कमलेश निकम जी अगर किसी भी न्यूज़ चैनल पे आके माफ़ी मांगते हैं तो क्या आप उनके माफ़ी को स्वीकारेंगे? माफ़ी का इश्यू नहीं, आप देखिए एक बार कोई चीज़ घटती है तो माफ़ी की चीज़ के में कल कोई मेरा आके मर्डर करे और मेरे घर वाले से माफ़ी मांगे तो क्या घर वाले माफ़ करेंगे? ऐसा होता है क्या कभी? लेकिन कानून करता है आदमी, जब भी कानून हाथ में लेता है तो माफ़ी मांगने से उससे कुछ नहीं होता है। ये माफ़ी कभी मांगनी चाहिए थी, जिस टाइम पे उसने किया था उसी तुरंत उसने माफ़ी मांगनी चाहिए थी, तो ये बवाल नहीं होता। जिस टाइम पे आपके साथ में 11 मिनट फ़ोन पे बात हुई थी तभी उसने माफ़ी मांगता था, ये चीज़ नहीं होती थी। अगर वो चीज़ अगर होती थी तो फिर ये आगे का कुछ संघर्ष होता ही नहीं था ना। उसने उसी दिन चैलेंज किया है, क्या अभी मैंने साले को मारा है जीजा को मारूंगा, तो मैं वही राह देख रहा हूँ। कमलेश निकम कभी मेरे को मारने में आदमी बेचता है, वही मैं देख रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा आज भालेराव साहब से बात करते हुए, और अभी देखते हैं कि भी न्यायपालिका क्या स्टैंड क्या ऑर्डर देती है निकम के ऊपर। और जैसे कमलेश निकम की तरफ से ऐसे मतलब पार्टी की तरफ से बोला गया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से कि हम माफ़ी भी अगर कमलेश निकम आएंगे जब उल्लासनगर शहर के अंदर तो माफ़ी मांगेंगे। देखते हैं माफ़ी मांगते उनके बाद में भालेराव जी से फिर एक और बार मुलाकात लेंगे। अब तो उन्होंने बोल दिया कि भाई माफ़ी मांगने का कोई हल नहीं है माफ़ी मांगने से। ठीक है, आगे देखते क्या होता है। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।